नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं सौदा आपका। सबसे पहले हम लेंगे कमोडिटी बाजार का चेक, लेकिन बताते हैं आज सौदा आपका में क्या कुछ खास रहने वाला है। कमोडिटी बाजार पर रहेगी नजर, कैसे खुलते हैं कमोडिटी बाजार। क्रूड पर बढ़ रहा है प्रेशर, क्या करें आप। क्रूड और एग्री कमोडिटीज का एक चेक लेकर आपको बताएंगे कमाई के टिप्स। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया होगा 10:10 पर। साथ ही में टीम लीज सर्विसेज का आईपीओ। आज मैनेजमेंट से करेंगे बातचीत, समझेंगे आगे की प्लानिंग। एफएनओ बाजार में आपकी स्ट्रैटेजी पर रखेंगे नजर और आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से क्या उम्मीदें रखी जाएं। होगा हमारे साथ एक खास पैनल इस पर बातचीत करने के लिए। हलचल वाले शेयरों पर भी रहेगी नजर, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं कमोडिटी बाजार का, जो बस अब खुलने ही वाले हैं। तो आज केवल इक्विटी बाजार को नहीं, कमोडिटी बाजार भी क्यों लेगा जब आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पेश होगी, तो इस पर रहने वाली है नजर। ऐसे में आज रुपए की बहुत ही सपाट शुरुआत हुई है। अब कुछ किस तरह के इंटरनेशनल संकेत है, इस पर बात करते हैं। कल 6% की भारी गिरावट हमने देखी है कच्चे तेल पर, और आज भी कच्चा तेल दबाव के साथ ही कारोबार कर रहा है। ये दबाव कायम है। ओवर सप्लाई की स्थिति बनी हुई है। प्रोडक्शन कट को लेकर के कोई भी सहमति नहीं बन पा रही है। इन सबके बीच क्रूड पर दबाव जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल करीब 1.5% फिसल गया है। दरअसल ओपेक का जनवरी में प्रोडक्शन बढ़कर 3 करोड़ बैरल के काफी ऊपर चला गया है। और दूसरी ओर गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि ओपेक और रूस के बीच प्रोडक्शन घटाने को लेकर सहमति बनने की उम्मीद कम लग रही है। और ऐसे में कच्चे तेल का सेंटिमेंट फिर से हम बिगड़ता हुआ देख रहे हैं। तेजी इसमें हमने देखी थी, लेकिन अब वो तेजी फिर से कहीं ना कहीं गायब हो रही है। पिछले 3 महीने का ऊपरी स्तर छूने के बाद अब सोने पर भी हमें दबाव दिखने लगा है। सोने की तरफ जिस तरह का दबाव है उसको किस तरह से देखते हैं हमारे भारतीय बाजार, इस पर नजर रखेंगे। पर कॉमेक्स पर आज सोना शुरुआती कारोबार में $1130 के बेहद करीब पहुंच गया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस बढ़त के साथ ही घरेलू बाजार में ऊंची कीमतों पर सोने की डिमांड घट गई है। ऐसे में भारत में सोने पर करीब $8 प्रति ऑunce का डिस्काउंट भी चल रहा है। बेस मेटल्स में सुस्ती छाई हुई है। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी पर रहेगी नजर, और इसके ठीक पहले हमने देखा डॉलर के मुकाबले रुपया बेहद छोटे दायरे में सिमट गया। $1 की कीमत ₹67.90 के नीचे है। तो घरेलू कमोडिटी बाजार खुल रहे हैं। किन स्तरों पे होती है शुरुआत? सबसे पहले क्रूड की बात। दबाव के साथ क्रूड शुरू हो रहा है। 2110 का भाव क्रूड में, ₹43 का दबाव क्रूड एमसीएक्स पर देखने को मिल रहा है। सोने में चमक लौटती हुई और यहां भारतीय बाजारों में भी शुरुआत हरे निशान पर। 26,848 का भाव, ₹66 की तेजी गोल्ड में नजर आ रही है। लेकिन चांदी में दबाव है। 34,807 का भाव। जितना ऊंचा गोल्ड है उतना ही नीचे चांदी है। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस ₹145 के साथ शुरुआत हो रही है लाल निशान पर। बेस मेटल्स में कॉपर में दबाव ₹309.75 का भाव कॉपर एमसीएक्स में खुलते के साथ। निकल में तेजी देखने को मिल रही है। ₹582 का भाव फिलहाल है। हल्की मजबूती के साथ निकल में अभी कारोबार शुरू हो रहा है। एल्युमिनियम में लाल निशान हावी हो रहा है, तो जिंक में भी दबाव है। यानी पूरा ही बेस मेटल्स बहुत ही मिला जुला है। कहीं तेजी दिख रही, कहीं मंदी। लेकिन एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन आपके सामने 3,755 का भाव। सोयाबीन एनसीडीएक्स खुलते के साथ। सोया ऑयल ₹617.20 पर ओपन हो रहा है। लेकिन चना दबाव के साथ खुल रहा है। 4,064 का भाव चना एनसीडीएक्स खुलते के साथ। सुबह के कारोबार में चीनी भी दबाव के साथ ही ओपन हो रहा है। 3,152 का भाव है। ₹3 की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। मसालों में हल्दी 8,400 के ऊपर जाते हुए ₹10 की तेजी है, और ये तेजी बरकरार दिख रही है। हल्दी एनसीडीएक्स तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। जीरे में दबाव 13,135 का भाव जीरे में देखने को मिल रहा है। तो कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं। कहीं लाल निशान हावी है, कहीं तेजी नजर आ रही है। इसमें आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, यही सलाह हम आपको देते हैं। शेर खान कमोडिटीज के जिगर पंडित और हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। आस्था, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आप कहां पैसा लगाने की सलाह देंगी? एग्री कमोडिटीज की बात करें तो बेसिकली टर्मरिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रोडक्शन कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में एक बार ड्रॉट की स्थिति है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में यहाँ पे फॉल आ सकता है। दूसरी तरफ अगर अराइवल्स की बात करें तो काफी अच्छी क्वालिटी की टर्मरिक मार्केट्स में ऑलरेडी अराइव हो चुकी हैं। ऑल टुगेदर इसकी वजह से प्राइजेस में और तेजी हमें देखने को मिल सकती है। बाइंग की सलाह इस काउंटर पे रहेगी 8300 के लेवल पे 8020 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट रहेगा 8650 का अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में।
ओके, सो हल्दी पर खरीद की सलाह दे रही है। लक्ष्य 8,650 का देख रही है। स्टॉप लॉस 8,020 का जरूर लगाएं। खरीदिए हल्दी 8,300 के साथ। लक्ष्य 8,650 का। यह है आस्था की पिक एग्री कमोडिटी में। जिगर, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल मार्केट में सोना 3 महीने का ऊपरी स्तर छू रहा है। आज आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी रखें सोने में? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका। डेफिनेटली जो हिसाब से कल प्राइस मूव हुए हैं, कल जो यूएस का भी मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया है विच वाज ऑफ कोर्स बिलो द 50 पॉइंट, तो उस वजह से थोड़ा सा मार्केट में एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि आने वाले दिन में जो फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला था वो थोड़ा और प्रोलॉन्ग हो सकता है, और उसी वजह से थोड़ा उसमें बाइंग दिखा था। प्लस जो चाइना का डेटा आया था वो भी थोड़ा सा वीक था। तो ओवरऑल बाय एंड लार्ज अगर देखेंगे तो सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट बाइंग गोल्ड में आई गई है, एंड डेफिनेटली मनी इज चेंजिंग दी हार्ड एसेट ऐसे बोल सकते हैं। तो एक नीचे के लेवल पे सपोर्ट दिख रहा है। सो फॉर एज इंट्राडे लेवल की बात करें तो इस लेवल पे बाय कर सकते हैं, और उसका टारगेट रहेगा 27,100 और 27,200 ऐसे टारगेट के साथ, और 26,700 का स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए करके ट्रेड कर सकते हैं गोल्ड में। तो 26,700 का एक स्टॉप लॉस जरूर ख्याल रखें। खरीद की राय सोने पर 26,800 पर दे रहे हैं यहाँ पर जिगर पंडित, और लक्ष्य ये देख रहे हैं 27,240 का। लेकिन जिगर, एक और कमोडिटी जिस पर बात करना बेहद जरूरी है इस पॉइंट पर, वो है कच्चा तेल। क्या नजरिया है? फिर से हम देख रहे हैं गिरावट शुरू हो गई है। अभी क्या करना चाहिए क्रूड में? डेफिनेटली क्रूड में ओवर सप्लाई तो है ही है। कल चाइना का भी जो डेटा है वो भी कहीं इंडिकेटर डेफिनेटली कर रहा है कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की डिमांड नहीं है। बैंक ऑफ जापान का भी जो नेगेटिव इंटरेस्ट रहा है दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग। यूरोजोन पीएमआई भी नेगेटिव है। सो ओवरऑल बाय एंड लार्ज इकोनॉमिक ग्रोथ अभी इतनी नहीं हो रही है, तो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की डिमांड वीक रहेगी, और उसी को मद्देनजर रखते हुए लग रहा है कि और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ओपेक की भी लास्ट वीक जो बढ़ने की न्यूज थी कि भाई क्रूड बढ़ने की न्यूज थी कि भाई ओपेक में कहीं मीटिंग होगी और प्रोडक्शन कट आएगा, बट वो अब फिलहाल नहीं लग रहा है कि ओपेक की मीटिंग नजदीक डेट में होगी और उसमें प्रोडक्शन कट की अनाउंसमेंट आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, मार्केट ट्रेडर्स को भी लग रहा है। तो सेलिंग प्रेशर बिल्कुल बरकरार रहेगा। इनफैक्ट इंट्राडे टारगेट हमारा 2100 2100 का था, वो तो एक बार आ गया है, बट और नीचे लग रहा है। नीचे में 2060 2065 एक बार आ सकता है इंट्राडे के लिए, तो उसमें अभी भी हम सेलिंग का रिकमेंडेशन कर रहे हैं इंट्राडे के लिए। तो बिकवाली की सलाह क्रूड में जिगर, लेकिन आपने जैसे जिक्र किया चाइना का जो पीएमआई आंकड़ा आया है खराब आया है। एशियन बाजार में हम क्लियरली दबाव देख रहे हैं, कंजम्पशन जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। बेस मेटल्स में अब क्या किया जाए? खासतौर पर कॉपर में आपकी सलाह समझना चाहूंगी। बेस्ड ऑन डेटा अगर आप देखोगे तो बुलिश डेफिनेटली कहीं पोजिशनल बाय करना रिकमेंड नहीं कर रहे। इंट्राडे के लिए या शॉर्ट टर्म 1-2 दिन के लिए चार्ट बेस अगर आप ट्रेड करना चाहो तो कॉपर में हम इस लेवल पर एक बाय रिकमेंड करते हैं। ऊपर में 313 315 का एक इंट्राडे टारगेट बैठ रहा है, नीचे में 306 के लिए स्टॉप लॉस कर सकते हैं। बट ये अगेन मैंने जैसे बोला स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए ही आपको करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल अभी भी इसमें तेजी इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना एक रिकमेंडेशन है। आज साहब से चने पर स्ट्रैटेजी समझना चाहूंगी, क्योंकि चने का दाम हम देख रहे हैं काफी गिर चुका है। अभी आप चने में क्या करने की सलाह देंगी? चने की बात करें तो दबाव इस काउंटर पे आगे भी जारी रह सकता है। लगातार 2 या 3 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन से हमने एक गिरावट दिखी है। 4,050 के आसपास की कमोडिटी अभी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रही है। इन्वेस्टर्स को यहाँ पे यही सलाह रहेगी कि इसको शॉर्ट करके चलें। पॉसिबल टारगेट 4,000 का रह सकता है, लेकिन इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 4,090 का रहेगा। धन्यवाद आस्था, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आस्था जैन और जिगर पंडित, आप दोनों का ही हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। कमोडिटी बाजार में खुलते के साथ किस तरह की स्ट्रैटेजी पर रखे नजर, इनसे बातचीत हो रही थी। इनके लक्ष्य स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद हम सौदा आपका में हाजिर रहेंगे आपके लिए जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका बाजार, और बाजार की हरकत पर नजर डालें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको हो सकती है जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का।
आपके लिए तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आए हैं एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान और समित के मुताबिक CESC को खरीदिए आप। इसमें लक्ष्य 492 रुपए का, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 424 पर और खरीदिए CESC इंट्राडे के लिए। यह तत्काल ट्रेड आइडिया समित चौहान का आपके लिए खरीद की सलाह। बाजार पर नजर डालते हैं। क्रेडिट पॉलिसी से थोड़ा सा पहले मार्जिनली बाजारों में दबाव हमें कम देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में हम 36 अंकों की बढ़त पर कारोबार देख रहे हैं, 24,860 पर सेंसेक्स है। निफ्टी में भी मामूली सी बढ़त है, 7,556 का कारोबार यहां पर हम देख रहे हैं। मिड कैप में 19 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो थोड़े से नर्वस जरूर है क्रेडिट पॉलिसी के पहले। एनपीएस को लेकर जिस तरह की चिंता रहती है, इस पर रहेगी नजर क्रेडिट पॉलिसी में क्या स्टेटमेंट निकल कर आता है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डालें तो 839 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले 554 शेयर है जहां हमें अभी दबाव देखने को मिल रहा है। और हमने अब देखा है निफ्टी को जो कि बहुत ही फ्लैट था, अब लाल निशान में स्लिप करते हुए निफ्टी में अब दबाव आ गया है। ऑलमोस्ट 1.5 अंकों का दबाव निफ्टी सामना कर रहा है और लाल निशान पर स्लिप कर गया है। पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, ल्यूपिन, ये कुछ काउंटर्स है जहां तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन देखिए मेटल और ऑयल से जुड़े स्टॉक, खास तौर पर केन इंडिया और ONGC कितने दबाव के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। वेदांता, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, ये सभी काउंटर्स है जहां दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। और कल मार्केट आज के बाद कुछ जो रिजल्ट्स आए थे उनमें भी आज हमें दबाव देखने को मिल रहा है और आज भी इंतजार रहेगा अर्निंग्स का। लेकिन इस पॉइंट पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे हैं क्योंकि आज खुल गया है देश की सबसे बड़ी स्टाफिंग कंपनी टीम लीज सर्विसेज का IPO। ब्रेक के बाद बात करेंगे कंपनी के MD अशोक रेड्डी से। देश की सबसे बड़ी स्टाफिंग कंपनी टीम लीज सर्विसेज का IPO आज खुल गया है। 785 से 850 रुपए का प्राइस बैंड इसका रखा गया है। कंपनी इस इश्यू से 425 करोड़ रुपए तक जुटाना चाहती है। एंकर इन्वेस्टर ने कंपनी में 850 रुपए के भाव पर 190 करोड़ रुपए जुटाए हैं। टीम लीज सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी हैं मेरे साथ। अशोक जी नमस्ते, स्वागत है आपका। कंपनी के IPO को लेकर चारों तरफ काफी चर्चा हो रही है। आप स्टाफिंग की समस्याएं सुलझाते हैं, लेकिन एक क्लैरिटी के लिए दर्शकों को आसान शब्दों में आप कैसे समझाएंगे कि आपकी कंपनी का क्या कारोबार है? We primarily provide people for companies. You know, they have a requirement for manpower. We become the statutory legal employer and depute these resources. And we don't charge the candidates anything. Service fees are paid by the company, and all statutory compliances for the employees and from a employer perspective are taken care of comprehensively by Team Leads. And I think that's a huge benefit that we bring to the table. And the element of scale and volume as a spread across the country is the other benefit that we bring, because we cater to all industries, all profiles, and every company in the industry. So in effect, we've become a proxy for the labor market in India. कंपनी के बिजनेस पर मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल का काफी असर रहता है, तो फिलहाल क्या है ग्राउंड रियलिटी? क्या कोई सुधार दिख रहा है और रोजगार को लेकर किस तरह की तस्वीर उभर रही है अभी? So what we are really seeing is that across sectors there is a genuine element of a growth that is happening. It is not exuberant, but I think it's a planned growth that we are seeing across industries and sectors. And as we keep saying, you know, Team Leads is always going to be the waiter in the restaurant, not the chef. We don't dictate where the job opportunities are coming up, but wherever there are job opportunities, we cater to them. And I think a reflection of the fact that we have nearly 6,000 to 8,000 job openings with us at any given point in time, the fact that we've been able to grow 25-30% year on year over the last 5 years is a reflection of that opportunity and the macroeconomic scenario playing out, where there's a huge transition happening from the informal sector employment to the formal sector. मिस्टर रेड्डी, कंपटीशन को लेकर क्या चिंताएं हैं? सभी आपके इस कंपनी को जानते हैं, चर्चाएं में हैं, और इसलिए समझना चाहूंगी कि आपके बड़े क्लाइंट्स कौन हैं, आपका मार्केट शेयर कैसा है? So
As it is, the reality for the staffing industry is only 1% placed to the formal sector and 99% is in the informal sector. So we are really talking about 129 million people who are outsourced, and 99% of that is in the informal sector. So, you know, with better labor law, regulations, enforcement, we do see a transition potential from the informal sector to the formal sector. So that's clearly a benefit that plays to scale in terms of the market potential. In the formal sector, you know, the reality to the staffing industry will be that there will be 10, 12 large players, a huge vacuum thereafter, and it's a highly fragmented market. And I think we've got a dominant position in the formal sector amongst the large players. We have about 5 to 6% of the market share, and you know, the consistent 25-30% top line growth over the last 5-6 years is a factor of our leading position in the sector. ईश्वर साहब, पैसों का इस्तेमाल कंपनी कैसे करने वाली है? क्या कोई टारगेट्स हैं जो तय किए हैं आप लोगों ने? So we haven't identified any specific target yet. So I think the reality is that staffing industry has an element of an organic growth, and there are always opportunities for inorganic growth given the element of the highly fragmented industry that it is at the bottom end. So I think what we're really looking at is creating an acquisition capital that will enable us to supplement our organic growth with inorganic growth opportunities. So while we are a general staffing company at this point, opportunities through acquisitions also come up for creating specialized verticals in the industry, and that's something that we will focus on as we go forward. मिस्टर रेड्डी, आपकी जो कंपनी की बुक्स है वो एक बात बता रही है आपकी कंपनी के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कि आप एक डेट फ्री कंपनी है, कोई कर्ज नहीं है। इसका मतलब अपने पी निवेशकों को पार्ट एग्जिट देने के लिए आप ये आईपीओ ला रहे हैं? So in truth, it is a liquidity event, but it is also a little bit of a funding event from a perspective of creating the acquisition capital. And like you mentioned, truly, we are a debt-free company, we are a cash-positive company, and you know, in a way, that's the strength of the company. You know, high addressable market, high growth, debt-free, low capital utilization, and the element of cash generating. And I think with all of these strengths coupled with an aspect of acquisition capital, we have a large opportunity to address in the market for organic and inorganic growth. अभी तक आपके इस आईपीओ का एंकर इन्वेस्टर से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो आपने रोड शो किए, इन्वेस्टर मीट किए, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? I think the anchor interest has been tremendously good, the institutional side, and as it is, as of yesterday, we've closed on the anchor investments. 190 crores of the issue has been subscribed to by virtue of the anchor investors, and we've got a good mix of investors from global FI funds to domestic, so the likes of Capital, Schroders, Nomura, Goldman Sachs, Reliance, Birla Mutual Fund, HDFC, ICICI Pru. So host of funds that have kind of reinforced their interest and commitment to the potential of this industry. Like you mentioned earlier, you know, we are the first in this industry coming to the market. So I think it is a good vote of thanks from the institutional investors, and we are confident that that support will continue to the main issue and thereafter. थैंक यू अशोक रेड्डी, हमसे बात करने के लिए। टीम लीज के अशोक रेड्डी थे। आईपीओ खुल चुका है, टीम लीज का अच्छा रिस्पांस अभी तक कंपनी को मिल रहा है। लेते हैं एक ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद आपके लिए एफएनओ बाजार की स्ट्रैटेजी लेकर हाजिर होंगे हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी, और इनके साथ जुड़ने वाले हैं दो मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल और गौरव पिस्सा। क्रेडिट पॉलिसी से पहले बाजार में सुस्ती, मगर बैंक शेयरों में कुछ सुधार। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हल्की तेजी। आज आने वाली पॉलिसी में नहीं घटेंगी ब्याज दरें। आवाज ब्रोकर्स पोल में जानकारों ने कहा ब्याज दरें यथावत।
आज आएंगे डीएलएफ, क्रॉम्पटन ग्रीव्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज के नतीजे। डीएलएफ के नतीजे कमजोर रहने का अनुमान। और खुल गया है एचआर कंसल्टेंसी कंपनी टीम लीज का आईपीओ। 785 से 850 रुपए का प्राइस बैंड। और आज बाजार में अब से कुछ देर बाद क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार है। 11 बजे ठीक डॉक्टर रघुराम राजन, आरबीआई गवर्नर, वो अपनी पॉलिसी पेश करेंगे। वैसे कमोवेश मानकर पूरा बाजार और एक्सपर्ट्स यही चल रहे हैं कि किसी तरह की कोई बदलाव ब्याज दरों में नहीं होगी। बढ़ने की उम्मीद तो खैर है ही नहीं, लेकिन शायद इस बार आरबीआई गवर्नर ब्याज दरें घटाएं भी नहीं और इंतजार करेंगे बजट का, और उसके बाद वो कोई एक्शन लेंगे। क्रेडिट पॉलिसी पर ही और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं यूको बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर आर के टक्कर साहब, और साथ ही आईएलएफएस के विभव कपूर साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले। पहले टक्कर साहब, आपके साथ शुरुआत की जाए। बताइए, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई कटौती होगी आज ब्याज दरों में? आज की क्रेडिट पॉलिसी में उम्मीद यही है कि ये रेट्स मेंटेन किए जाएंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं आरबीआई गवर्नर साहब वेट करेंगे बजट की, कि उसके देखने के बाद कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है, उसके बाद ही वो कुछ फर्दर रेट्स के ऊपर एक्शन लेंगे। तो बजट का इंतजार होगा, लेकिन ऐसा क्या कुछ गवर्नर साहब बजट में देखना चाहेंगे और उसके बाद जो एक्शन पॉइंट होंगे वो किस तरह के होंगे? देखिए, अभी कुछ इकोनॉमी कंसर्न्स हैं। एक तो है जो चल रहा है, डेफिसिट चल रहा है, वो अभी अनुमान से ज्यादा होने की उम्मीद है, तो उस पर गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है, परहैप्स वो कुछ आरबीआई देखना चाहेगी। और इन्फ्लेशनरी थोड़े से अभी अभी कंट्रोल पे है, बट फिर भी अभी इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो सकते हैं, स्पेशली जबकि ये 7th पे कमीशन के जब रिलीज होगा अमाउंट, तो दैट कुड एड टू सम इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, तो उसको भी शायद आरबीआई वाले देखना चाहेंगे। तो इन 2-3 मुद्दों को देखने के बावजूद परहैप्स वो उसके बाद कुछ डिसीजन लेंगे कि फर्दर रेट कट करें नहीं करें। टक्कर साहब, ये भी बताएं कि क्या आपको लगता है कि जो 2015 में जिस गति से हमने ब्याज दरें घटती हुई देखी थी, उसके मुकाबले में अब ब्याज दरों में कटौती धीमी होगी इस साल के लिए, क्या ऐसा समझना ठीक है? देखिए, जब भी पिछले साल में 125 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई रिजर्व बैंक से, तो उम्मीद ये है कि इस साल के अंदर भी कुछ कटौतियां जरूर होंगी, लेकिन शायद इतनी ज्यादा नहीं। मेरे ख्याल से जो मेरा अपना अनुमान है, 50 या मैक्सिमम 75 बेसिस पॉइंट की इस साल हो सकती है कटौती फर्दर। कुछ लोग तो सर अंदाज ये लगा रहे हैं कि सिर्फ शायद एक ही ब्याज दरों में कटौती मिले, और वो भी 25 बेसिस पॉइंट, यानी कि 1/4% की। क्या ग्लोबल मार्केट्स में अनिश्चितता का माहौल इतना ज्यादा है कि आरबीआई थोड़ा और ज्यादा लंबा इंतजार कर सकता है? क्या ये समझना ठीक है? हाँ, देखिए, अभी अगर हम देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, अभी उसमें काफी कंसर्न्स हैं, और जो एक्सपेक्टेशंस थी कुछ कंट्रीज के अंदर मूवमेंट आएगी, ग्रोथ आएगी, अभी कुछ पॉजिटिव सिग्नल दिखाई देने शुरू नहीं हुए हैं। अभी भी ग्रोथ काफी सबड्यूड है, और चाइनीज इकोनॉमी तो आप हमेशा मालूम ही है, अभी उसमें भी जो एक फैक्टर था, काफी ग्रोथ का डाउन आ गया है। तो ये एक कंसर्न्स हैं, तो इनके मद्देनजर रिजर्व ने तो सबको वॉच करना चाहिए, और उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेगी। जो आपको मैं बोला कि ये जो 50 बेसिस पॉइंट, ये इमीडिएटली नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन यही है कि शायद अगर बजट इन लाइन विद आरबीआई एक्सपेक्टेशन आता है, तो शायद 25 बेसिस पॉइंट उसके बाद करें, और उसके बाद कुछ महीनों के बाद अगर कुछ और स्थिति ठीक रहती है, तो और कुछ अनदर 25 बेसिस पॉइंट उसके बाद भी हो सकता है। टक्कर साहब, एक और बात जो मैं लगातार आरबीआई गवर्नर से सुनता रहा हूं लगभग हर पॉलिसी के बाद, और वो चिंताएं जताते हुए दिखे कि जितनी हमने ब्याज दरें काटी है उतनी बैंक्स ने पास ऑन नहीं की है। ये बताएं, इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्या आपका बैंक पूरी तरह से पास ऑन कर चुका है, या जो कि थोड़े से समय का अंतर तो रहता ही है घटने में और पास ऑन करने में, अभी और कितनी ब्याज दरों की कटौती पास ऑन होना बाकी है? देखिए, जहां तक कटौती पास ऑन करने की बात है, बैंकों का जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ फंड्स मेरी मतलब बैंक की डाउन आती है, तो उसी हिसाब से बैंक उसको पास करते हैं। तो अगर आप देखिए तो बैंकों ने अराउंड 60-70 बेसिस पॉइंट्स अभी बैंकों ने पास ऑन ऑलरेडी कर चुके हैं, इतना तो मिनिमम।
अब रही फर्दर फास्ट करने की, तो जैसे आपने कहा कि वो एक टाइम लैग होता है उसकी जो हमारे जो डिपॉजिट पे उस पर इफेक्ट आने के लिए। और दूसरा ये है कि अभी 1 अप्रैल से जो मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर जो बेस रेट फिक्स करने का अभी जो नई पॉलिसी आई है, उसके तहत जितने भी नए बोरोवर आएंगे उनको एकदम इमीडिएटली बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अप्रैल ऑनवर्ड्स एटलीस्ट सभी बोरोस को इसका पूरा लाभ मिल जाएगा। और उस समय तक वैसे भी लोग जो बैंकों का जो अभी जो टाइम लैग था, बाय दैट टाइम मोस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ फंड वुड हैव गॉन डाउन। ओके, तो ये साफ तौर पर राय आती हुई। लेकिन इस बीच हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज और आइलैंड अफेयर्स के विभव कपूर साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। विभव सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहली राय आपसे पॉलिसी पर ही लेना चाहता हूं। सर, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, क्या कोई एक्शन होगा गवर्नर साहब की तरफ से आज? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता है। हमारे विचार से RBI जो है वो बजट की वेट करेंगे और देखेंगे कि फिस्कल डेफिसिट का क्या सिचुएशन है, और उसके बाद ही नेक्स्ट पॉलिसी में शायद वो कोई एक्शन ले। सर, वैसे तो इस बार हमारी वित्तीय हालत काफी मजबूत दिख रही, फिस्कल डेफिसिट इतना खराब है नहीं, तो फिर ऐसे में RBI गवर्नर साहब की नजर इस पर क्यों बहुत ज्यादा है? क्यों वो अपने पॉलिसी डिसीजन को बजट के बाद तक के लिए टाल रहे हैं सर? वो इसलिए कि अगले साल अभी चाहे कि वित्तीय जो कंडीशन है वो अच्छी है, लेकिन अगले साल पे कमीशन की रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट होनी है और दूसरे खर्चे हैं, तो उसके कारण अगले साल की जो वित्तीय सिचुएशन है वो शायद इतनी अच्छी नहीं है और उसको फाइनेंस मिनिस्टर को बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है कि इकॉनमी बहुत स्लो है, तो शायद इसलिए एक विचार ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर को जो है खर्चा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, जिसके कारण फिर फिस्कल डेफिसिट इम्पैक्ट हो सकता है। तो आई थिंक RBI जो है वो उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि वो चाहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट के जो टारगेट्स तय किए गए हैं पहले, गवर्नमेंट उनके ऊपर ही रहे, और इसलिए वो देखना चाहेंगे कि ये ऐसा बजट में क्या आता है। सर, ये बताएं कि ऐसा क्या कुछ बाजार सुनना चाहता है, क्योंकि पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा, ये कमोबेश सब लोग मानकर चल रहे हैं। अगर बदलाव ना हो तो लैंग्वेज में RBI गवर्नर की कमेंट्री में क्या कुछ ऐसा सुनने को मिले जिससे कि बाजार को रिलीफ मिले, पॉजिटिव माहौल बने? पिछली बार उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, अकोमोडेटिव पॉलिसी, तो वो वर्ड्स जो है वर्डिंग अगर वो कायम रहेगी तो बाजार को उससे काफी राहत मिलेगी कि RBI जो है वो अभी भी आगे चल के, आज नहीं तो आगे चल के वो इंटरेस्ट रेट कट जो है वो कंसिडर करेंगे। अगर ऐसा होता है तो आई थिंक बाजार के लिए वो काफी अच्छा रहेगा। और सर, अगर अनएक्सपेक्टेड, उम्मीद नहीं है, उसके बावजूद अगर 1/4% की रेट कट आ जाए अगर आज, तो फिर बाजार का माहौल कैसा रहेगा सर? एक बारी के लिए थोड़ी अच्छी रैली आ सकती है, बाजार यहाँ से मे बी 100-200 पॉइंट निफ्टी बढ़ सकता है अगर ऐसा होता है तो, पर उससे पूरा का पूरा जो ट्रेंड है बाजार का वो चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ एक फैक्टर है और इस टाइम पे जो बाजार हैं वो ज़्यादा ग्लोबल जो ट्रेंड्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और हमारा ये विचार है कि 2016 का जो साल है वो अधिकतर जो है वो ग्लोबल ट्रेंड्स पे डिपेंड करेगा रादर देन के डोमेस्टिक फैक्टर्स। तो सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ग्लोबल हालात है उसे देखते हुए जो 7,250 के आसपास से बाजार ने एक बार सपोर्ट लेकर अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश की, वो लेवल सेफ नहीं है, बाजार का बॉटम अभी भी बना नहीं है, एक अच्छा करेक्शन फिर से हो सकता है, क्या ये आशंका बनी रहेगी? यह आशंका जरूर है, क्योंकि जो ग्लोबल बाजार है वो अभी भी काफी नर्वस स्थिति में है। स्ट्रॉन्ग डॉलर, ऑयल प्राइजेस, चाइना की कंडीशन, ये सब जो चीज़ें हैं ये अभी भी वैसी की वैसी हैं जैसी कि वो जनवरी के शुरू में थी, जब के बाजार गिरने स्टार्ट हुए थे ज़्यादा जोर से। सो डेफिनेटली अभी भी ये डेफिनेटली नहीं कहा जाता कि ये 7250 जो है बाजार का बॉटम है, बाजार इसके नीचे जा सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि शायद जो बॉटम है वो बहुत दूर नहीं है 7250 के नीचे, और शायद एक और फॉल आने के बाद ये जो पूरा जो डाउनवर्ड ट्रेंड एक साल से चल रहा है ये शायद ख़त्म होने पे आ सकता है। तो इसलिए हमारा विचार है कि नीचे के लेवल पे जब भी नेक्स्ट बड़ा फॉल आए, अगर वो आता है यहाँ 7250 के आसपास, जो है अच्छे शेयर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए।
चलिए, तो एक और गिरावट मिले तो वहां पर अच्छे शेयर खरीदारी का मौका होगा, ये विभव सर कह रहे हैं। सर, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब अगला फॉल आ जाए 7,000 या उसके आसपास कहीं कोई निफ्टी पहुंचे, वहां खरीदारी का अगर मौका बने, उसके बाद तेजी के रीजंस क्या होंगे, ट्रिगर्स क्या होंगे, किस वजह से बाजार का मूड बदल सकता है, तेजी फिर से बन सकती है, ये मैं जानना चाहता हूं। सबसे बड़ा रीजन उसमें जो हो सकता है वो है कि वैल्यूएशंस जो हैं वो अट्रैक्टिव हो जाएंगी। अभी तक एक ये रीजन भी है बाजार का नीचे जाने का कि अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो नहीं आई है पिछले एक डेढ़ साल में, और हमारे ख्याल से FY17 में कुछ हद तक ये अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो रिवाइव हो सकती है। तो नीचे के लेवल पे स्टॉक्स जो हैं वो थोड़े अट्रैक्टिव लगने शुरू हो जाएंगे फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। सो वो एक बड़ा रीजन हो सकता है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि किसी स्टेज पे जाके जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो ये पूरी अनसर्टेनिटी को डिस्काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, और वो पूरा जो भी स्ट्रांग डॉलर है या ऑयल प्राइसेस है या चाइना के कंडीशन है, जब ये पूरा मार्केट में फैक्टर इन हो जाएगा तो वहाँ पे बाजार का बॉटम बनेगा। तीसरा, हमारे ख्याल से ऑयल प्राइसेस जो हैं, चाहे कि कुछ लोग बोल रहे हैं $10 तक जा सकते हैं, $15 तक जा सकते हैं, पर हमारे विचार में $25 के नीचे शायद ऑयल प्राइसेस नहीं जाएंगे। और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उसके नीचे जो है वो सप्लाई कम होनी शुरू हो जाएगी, और शायद किसी स्टेज पे आके ओपेक है, रशिया है, दे माइट थिंक कि अभी यहाँ पे दे हैव टू पुट अ लोअर कैप टू द ऑयल प्राइसेस बाय कटिंग प्रोडक्शन। सो वहाँ से जब वो ऑयल प्राइसेस बढ़ने शुरू होंगे तो दैट वुड बी अ गुड फैक्टर फॉर द मार्केट। परफेक्ट। विभव सर, एक बात और आपसे लेना चाहता हूँ, वो बैंकिंग शेयरों पर काफी पिटाई हो रही है बैंकिंग शेयरों की। सरकारी बैंक तो एसेट क्वालिटी की चिंताओं के चलते कमजोर थे ही, अब प्राइवेट बैंक्स भी पीछे नहीं है, वहां पर भी काफी चिंताएं बढ़ रही है। इस सेक्टर को कैसे देखते हैं? क्या सारी बुरी खबरें आ चुकी है प्राइस में और खरीदारी करने का वक्त है, या फिर अभी भी अच्छी खासी गिरावट हो सकती है? हमारे विचार में आरबीआई ने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने बैंक्स को ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर में जितने भी उनके बुक्स में पॉसिबल एनपीएज है या जिनको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है उनको वो अपने रिजल्ट्स में दिखाएं। एक बार ये हो जाएगा जब ये 2 क्वार्टर्स में, तो उसके बाद इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि अब यहाँ से कुछ छुपा हुआ नहीं है, पूरी ट्रांसपेरेंसी हो गई है, और यहाँ से जो एनपीएस की सिचुएशन है वो और ज़्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। और अगर इकोनॉमी थोड़ी इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होती है, पर्टिकुलरली कमोडिटी प्राइसेस थोड़े बढ़ने स्टार्ट होते हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट होते हैं, तो एनपीएस की स्थिति इम्प्रूव हो सकती है। तो इसलिए हमारे विचार में अभी एट द मोमेंट बैंक स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए। ये पूरे रिजल्ट्स आ जाएं इस क्वार्टर के और मे बी नेक्स्ट क्वार्टर के, और उसके बाद फिर अगर बैंक स्टॉक्स लोअर लेवल पे मिलते हैं तो दे कुड बी वेरी गुड बाइज फॉर द मीडियम टर्म। विभव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए इस खास दिन, और साथ ही पॉलिसी और बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो विभव कपूर कहते हुए कि अभी भी बाजार में कॉन्फिडेंस की कमी है, ग्लोबल हालात बहुत अच्छे नहीं है, और ऐसे में एक गिरावट और हो सकती है जो 7,250 के नीचे निफ्टी को ले जा सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं, और वहां पर आपके लिए मौका होगा पैसा लगाने का, ये राय आती है। चलिए, बाजार इस बीच एकदम सुस्त कारोबार दिखा रहे हैं, 30 अंक ऊपर है सेंसेक्स पर, निफ्टी एकदम फ्लैट। ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन में हम बात करेंगे तकनीकी राय लेने के लिए मानस जायसवाल से, और वायदा कारोबार की रणनीति लेंगे गौरव बिस्सा से इस ब्रेक के बाद। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल और साथ ही एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले गौरव, राय आपसे ली जाए निफ्टी पर, बताएं क्या करना चाहिए इस वक्त? पॉलिसी से ठीक पहले सुस्त है कारोबार आज। देखिए, जो डेटा पॉइंट्स दिखा रहे हैं वो ये दर्शाने की 100 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ से और देखने मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से व्यू अभी तक पॉजिटिव रहना चाहिए। जब तक हम लोग 7480 7500 के नीचे डिसीजनली ट्रेड नहीं कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि जो ट्रेंड है वो अपर ट्रेंड जो पकड़ा है वो इंटैक्ट रहेगा। मैं सलाह दूंगा कि आप 7480 से निफ्टी बाय करें, स्टॉप लॉस से 7700 का टारगेट होगा, क्योंकि अभी पॉलिसी आने वाली है, वॉलेटिलिटी आ सकती है, थोड़ी बहुत रिस्क भी हमेशा रहती है। तो अगर कोई चाहे तो इसमें 7700 के कॉल ऑप्शन को खरीद के भी काम कर सकते हैं। ओके, तो ये राय है इस वक्त तेजी की तरफ
निफ्टी में जब तक कि 7,500 न टूटे या 7,480 के स्टॉप लॉस के साथ आप तेजी कर सकते हैं या फिर कॉल भी ले सकते हैं। ये राय है गौरव की। लेकिन बैंक निफ्टी यहां पर चार्ट्स पर क्या संकेत है, मानस बताएं। अनिल जी देखिए, बैंक निफ्टी मैं समझता हूं कि शायद आने वाले टाइम में भी अंडर परफॉर्म करेगा, और जब तक बैंक निफ्टी 16,600 16,700 के लेवल्स ब्रेक ना करे, उसके ऊपर ना जाए, मैं समझता हूं कि यहां पर लॉन्ग पोजीशन तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर 15,700 के लेवल्स ब्रेक होते तो डेफिनेटली वहां से कम 450 से 500 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी, बट उससे पहले डाउन साइड के चांसेस ज्यादा लगते हैं। ऐसा लगता है कि शायद एक बार 15,100 तक के स्तर वापस देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये राय है इस वक्त बैंक निफ्टी पर। लेकिन अब स्टॉक फ्यूचर्स में कहां बेहतरीन पिक्स दे रहे हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स, वो जान लेते हैं। पावर ग्रिड, ये खरीदारी की राय है मानस की तरफ से, बताएं। मानस की आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी अनिल जी, मैं सुन नहीं पाया आपका क्वेश्चन। आपकी जो स्टॉक फ्यूचर्स की पिक्स है वो बताएं। अच्छा, ओके, देखिए पावर ग्रिड पहला पिक है जहां पर स्टॉक ने कुछ दिन पहले ही 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया। 2 दिन पहले 145 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। कल हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी और आज फिर से जो 148 का रेजिस्टेंस था उसको स्टॉक ने ब्रेक किया। वॉल्यूम बेहतर है, तो मैं समझता हूं यहां पर अभी भी पोटेंशियल है। 156 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, तो 146 का स्टॉप लॉस रखे और एक लॉन्ग ट्रेड ले यहां पर। तो ये रहा है पावर ग्रिड में इस वक्त मानस की तरफ से। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं लेकर आऊंगा आपके लिए गौरव की तरफ से भी जो उनकी बेहतरीन पिक्स है वायदा कारोबार की बन रही है हमारे साथ। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, गौरव बिस्सा और साथ ही मानस जायसवाल। वक्त है गौरव की पिक्स लेने का। गौरव की लिस्ट में 3 कॉल्स है। सीमेंस और बीएल में खरीदारी करने की राय और आईसीआईसीआई बैंक शॉर्ट करेंगे, बताएं गौरव। देखिए, सीमेंस में शॉर्ट्स एग्रेसिवली कैरी ओवर नहीं होते, जो एक काफी अच्छा संकेत है सीमेंस के लिए। दूसरी अगर आप बात देखेंगे, पिछले 1-2 दिनों से ठीक ठाक सी कंसिस्टेंटली लॉन्ग पोर्शंस बिल्डअप हो रहे हैं, एक और पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। तो मेरा मानना है जब तक स्टॉक 1020 1030 ये वो लेवल्स है जहां से एक बार शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो क्योंकि एक लेग चालू हो चुका है शॉर्ट कवरिंग, अभी फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं, तो मेरा मानना है ये लेवल सस्टेन हो जाते हैं तो 1100-1120 तक के लक्ष्य आपको बहुत ही कम समय आपको देखने मिल सकते हैं। अच्छा ट्रेड बन सकता है, रिस्क रिवॉर्ड लुक्रेटिव है। मैं 1010 के स्टॉप लॉस से सीमेंट्स बाय करने की सलाह दूंगा। बीईएल में भी शॉर्ट्स है जो अग्रेसिवली कैरी ओवर नहीं हुए। अगर आप देखेंगे इसमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है, थोड़ी बहुत कंसिस्टेंटली शॉर्ट कवरिंग हो रही है, अच्छा संकेत है। अगर आने वाले कुछ दिनों में अगर लॉन्ग्स बनते हुए देखे जा सकते हैं तो मेरे हिसाब से एक अच्छा स्ट्रांग पुश मिल जाएगा। 1135 1140 थोड़ा एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल्स वगैरह उभरते हुए आ रहा है, लेकिन मेरा मानना है अगर ये सस्टेन हो जाए तो आपको ये 1320 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। 1205 के एक स्टॉप लॉस आप इसको बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये है राय इस वक्त गौरव की तरफ से 3 स्टॉक फ्यूचर्स की पिक्स पर। शुक्रिया गौरव आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मानस जायसवाल हमारे साथ बने रहेंगे। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और फोकस होगा हमारा पूरी तरह से क्रेडिट पॉलिसी के खास कवरेज पर। अब से ठीक 9 मिनट बाद आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन पेश करेंगे अपनी पॉलिसी। पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे पॉलिसी पर इस ब्रेक के बाद।